नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। देश में कोरोना के 2.69 लाख नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 402 की मौत हुई है। 24 घंटे में 1.23 लाख मरीज ठीक हुए हैं। देश में 14.18 लाख कोरोना एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। पॉजिटिविटी रेट कोरोना की 16.66%। कल के मुकाबले आज ज्यादा केस यहां पर सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 402 मौत हुई हैं। देश में 14.18 लाख कोरोना एक्टिव केस आए हैं सामने। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 16.66%। उत्तर प्रदेश में कोविड के आज 16,006 नए केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसों की कुल संख्या अब 68,440 है। अब तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की 13,54,55,942 पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं इनमें से 8,31,73,93 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कल प्रदेश में 24,91,529 डोज लगाई गई। 2,69,636 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। 15 से 18 साल के बीच आने वाले 43,55,278 बच्चों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। और आइए अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बताते हैं। देवभूमि में कोरोना के मामले 3,000 के पार पहुंच गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में पॉजिटिविटी दर 11.48% पहुंच गई है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 3,200 नए केस सामने आए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 1,030 केस हैं। इनके अलावा हरिद्वार में 543, नैनीताल में 494, उधम सिंह नगर में 429, अल्मोड़ा में 165, टिहरी में 112 और पौड़ी में कोरोना के 131 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 12,300 पहुंच गए हैं। तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। या आज का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 3200 केस यहां पर उत्तराखंड में सामने आए हैं। 24 घंटे में जो पुराने केस सामने आ रहे थे उनका रिकॉर्ड भी यहां पर टूट गया है और एक्टिव केस बढ़कर अब 12,300 पहुंच गए हैं। भीड़ जुटाने पर इलेक्शन कमीशन ने यहां पर कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मामले पर रिपोर्ट मांगी है। कोरोना नियम तोड़ने के मामले में केस दर्ज किया गया है। लखनऊ में एसपी के कार्यक्रम पर कार्रवाई की गई है। लखनऊ के गौतमपल्ली के एसएचओ सस्पेंड किए गए हैं। अखिलेश के कार्यक्रम में भीड़ जुटी थी और इस मामले में थानाध्यक्ष पर गाज गिराई गई है। तो जिस तरीके से लखनऊ में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होता है, वर्चुअली रैली होती है, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ को जुटाया जाता है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने तलब की है रिपोर्ट। कहा है कि कोरोना के नियम टूटे हैं और इस मामले में थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। गौतमपल्ली थाने के थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। साथ ही वरिष्ठ अफसरों से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया गया है। तो भीड़ जुटाने पर इलेक्शन कमीशन ने यहां पर कार्रवाई की है और रिपोर्ट तलब की है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी थे वो कल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर जुटी और कोरोना के नियम टूटे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने काफी सख्त रुख दिखाया है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल मैदान में उतर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के आरोपों को गलत ठहराया और कहने लगी कि कार्यक्रम में सबने मास्क पहना था। पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहाँ बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु एलईडी कैमरे लगे थे। पहले तो बाउंड्री के अंदर 144 धारा लागू नहीं होती है। बाउंड्री के अंदर जहाँ तक कोरोना गाइडलाइंस का सवाल है तो उसकी जांच करा लें। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, जांच करा लें।
तो जांच का विषय है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वर्चुअल का कार्यक्रम ज्वाइनिंग का था, किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहती है तो कानून तोड़ती है और कानून को हाथ में लेती है। ये लाल टोपी इस बात की निशानी है कि वो हर चीज़ को तोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो लाल टोपी है उसको कोरोना से बचने वाली नहीं है। तो भीड़ जो है पहले से जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की है, और ये लोग जो ज्वाइन किए तो बड़ा धमाका करने की बात कर रहे थे। तो खाली जो लोग पहले से अनाउंस कर रहे हैं वही लोग जा पाए, तो बहुत बड़े धमाके का ऐलान कर रहे थे। इनका धमाका टाइम फिक्स हो गया। सपा की ये मूल संस्कृति है कि सरकारी नियमों, चुनाव आयोग के नियमों, देश की संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों का उल्लंघन करते हैं। और इस हल्ला बोल संस्कृति आज प्रकट हो गई कि जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो नियमावली बनाई थी उसका उल्लंघन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है। बिना किसी लाव लश्कर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक हजरतगंज पहुंचे थे। हजरतगंज की करी लीफ रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने कॉफी पी। दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ताना करी लीफ रेस्टोरेंट पहुंचे थे अखिलेश यादव। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ भी करीब 40 मिनट तक अखिलेश यादव वहां पर बैठे थे। तो ये तस्वीर यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट पे करीब 40 मिनट तक बिना किसी लाव लश्कर के वहां पर अखिलेश यादव गए थे। वहीं तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दिन होने वाले जलीकट्टू के खेल का कोरोना संकट के बीच नियमों के तहत आयोजन किया गया। जलीकट्टू खेल के दौरान सांडों और बैलों के सींगों में सिक्कों का थैला फंसाकर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है और लोगों को उन पर काबू पाना होता है। जिसकी कुछ तस्वीरें मदुरई में आयोजित एक कार्यक्रम से सामने आई, जहां एक एक कर बैलों और सांडों को मैदान में छोड़ा गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें काबू करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कई खिलाड़ियों ने तो बैलों को काबू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इनमें कुछ कामयाब भी हुए। सामने आई तस्वीरों में एक खिलाड़ी तो बैल को काबू करने के लिए काफी दूर तक उसके साथ ही लटका चला गया। हालांकि बाद में बैल ने उसे भी पटक दिया। एक बैल तो इतना भड़क गया कि उसने पलटकर खिलाड़ियों पर ही हमला कर दिया। बैल के हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह उसे काबू किया गया। कोरोना संकट की वजह से इस बार वहां कड़े नियम लागू किए गए थे और इन नियमों के तहत ही जलीकट्टू का आयोजन किया गया। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक गाना लॉन्च किया है। यूपी में सब्बा, यूपी चुनाव को लेकर यह गाना जारी किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों के उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव है। करीब 12 बजे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले 3 फेज की लिस्ट आज सामने आ सकती है। 3 चरणों के उम्मीदवार का ऐलान आज संभव है। 3 फेज की लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी की करीब 12 बजे के आसपास जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों के उम्मीदवार का ऐलान आज संभव है। करीब 12 बजे के आसपास ये लिस्ट जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज क्या होगा, इस पर हर किसी की दिलचस्पी होती है। तो चलिए, आपको आज 2 तस्वीरें ऐसी हैं जिस पर हर किसी की नजर होगी। एक तरफ अखिलेश यादव के साथ बीजेपी के बागी नेता आज फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। वहीं मायावती का आज 66वां जन्मदिन है। इस मौके पर मायावती ब्लू बुक मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट सफरनामा का विमोचन करेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज मायावती भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीएसपी छोड़ने वाले रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल होंगे। सादाबाद से विधायक रामवीर उपाध्याय ने बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में जाने का फैसला किया है।
आज समर्थकों को रामवीर उपाध्याय ने अपने आगरा स्थित आवास पर बुलाया है। दोपहर करीब 2 बजे समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। रामवीर उपाध्याय की बीएसपी में कद्दावर ब्राह्मण नेता के रूप में पहचान थी। दोपहर 2 बजे समाजवादी, जिस तरीके से दल में लोग आ रहे हैं, ऐसे में यहां पर आज 2 बजे सादाबाद से विधायक रामवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से और हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास रुख करते हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी में और कौन कौन लोग आने वाले हैं, बताया जरा कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों की ज्वाइनिंग वहां पर हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। एक खबर और है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है उसके साथ एक गठबंधन भी समाजवादी पार्टी ऐलान कर सकती है और 1 से 2 सीटें शेयर उनको कर सकती है। हालांकि मुलाकात के लिए कल जनरेशन मिशन ट्रस्ट में आए थे, लेकिन बात बहुत ज़्यादा बनती हुई तब दिखाई नहीं दे रही थी जब उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 सीट का ऑफर किया गया था। लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके कद को देखते हुए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान और नोटिफिकेशन कल से जारी हो गया है, तो शायद कोई बात बन जाए और एक संयुक्त वार्ता हो जाए। इसके अलावा कल का दिन भी अहम होने वाला है, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी सरकार से इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री थे, वो कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे करीब 4 से 6 मौजूदा विधायकों के साथ। तो ऐसे में आज और कल का भी दिन सियासी घटनाक्रम के लिहाज से काफी अहम माना जाने वाला है। साथ ही आज समाजवादी पार्टी पहले चरण में जहां पर 58 सीटों को लेकर के चुनाव का ऐलान हुआ है, उसमें से 29 नामों का ऐलान किया है। बाकी बचे हुए 29 नामों का ऐलान भी आज किया जा सकता है। उसके बाद जो है 1 से या 2 दिन के बाद 17-18 तारीख में दूसरे चरण के बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से। हिमांशु, रामवीर उपाध्याय बसपा सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एक बड़ा नाम है, हाथरस से आते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। आगरा में तमाम समर्थकों को उन्होंने बुलाया है, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? जी बिल्कुल, रामवीर उपाध्याय 2 बजे शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में और अपने आवास पर ही उन्होंने कार्यक्रम रखा है। अपने समर्थकों को मैसेज भेज दिया है कल, साथ ही फेसबुक पर एक पोस्ट भी की थी। और रामवीर उपाध्याय की पत्नी आगरा में सांसद रही है फतेहपुर सीकरी से। 2009 में उन्होंने राज बब्बर को हराया था, यानी बड़ा चेहरा थे राज बब्बर। वर्तमान में रामवीर उपाध्याय की पत्नी हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो ये मामूली नाम नहीं है। रामवीर उपाध्याय ब्रज की राजनीति में सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। रामवीर, लहर कोई भी हो, आप देखिए पिछली लहर में भी सादाबाद से बसपा प्रत्याशी के रूप में रामवीर ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में बसपा को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं आगरा जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, साथ ही अलीगढ़ आसपास की सीटों पर, मथुरा तक, इस पर व्यापक असर पड़ने वाला है रामवीर की ज्वाइनिंग का। और रामवीर सिर्फ अकेले नहीं ज्वाइनिंग करेंगे, चूंकि उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया है, तो तमाम जमीनी स्तर के, जैसे प्रधान हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, इस लेवल के तमाम नेता भी शामिल होंगे। लेकिन तो हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है, इनकी पत्नी सीमा उपाध्याय, इनके परिवार के और भी लोग जिस तरीके से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, तभी से एक कयास लग रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से सारे नेता इंतजार कर रहे थे 5 साल पूरा होने का, उसी तरह से यह भी इंतजार कर रहे थे। और इनकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, वह भाजपा के सहयोग से ही बनी थी, हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष। तो यानी इनका पूरा परिवार सशक्त माना जाता है ब्राह्मण राजनीति के मामले में। और ये बड़ा झटका जहां बसपा को है, वहीं भाजपा को बड़ा फायदा होने जा रहा है इससे, क्योंकि रामवीर अपने आप में बड़ी शख्सियत माने जाते हैं। पूरे ब्रज में इनका नाम है। और जब बसपा की सरकार हुआ करती थी, तो उत्तर प्रदेश के सबसे मुखर चेहरे के रूप में, ब्राह्मण चेहरे के रूप में रामवीर उपाध्याय को ही जाना जाता था। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी और सपा ज्वाइन की है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग रामवीर उपाध्याय के साथ भाजपा में आने जा रहा है। तो भाजपा कहीं न कहीं इस मामले में भरपाई करती नजर आ रही है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलाउद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस वहां पर पहुंची है। चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस पहुंची है। अब यहां पर जानकारी पता
कि चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर वहां पर पुलिस पहुंची है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस पहुंची है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने गाना लॉन्च किया, यूपी में सब्बा। यूपी चुनाव को लेकर यह गाना जारी किया गया है और बातचीत करने के लिए इस वक्त रवि किशन जी हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। रवि किशन जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत है आपका। कैसन बा, सब ठीक ठाक? चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बहुत बहुत अद्भुत बात, धन्यवाद। और न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मैं मकर संक्रांति की गुरु गोरक्षनाथ बाबा की धरती से, पावन धरती से, मेरे संसदीय क्षेत्र से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अद्भुत बा, यूपी में सब कुछ बा, बम बम बा, महादेव की कृपा बा, जय श्री राम बा, अयोध्या में निर्माण बा, दुनिया में भइले, जय जय श्री राम रा, जे कबो न रहल उ अब बा, यूपी में सब बा हो, ए माये बाबा, यूपी रवि में किशन सब जी, आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग जो आपको सुन भी रहे होंगे, आखिर मन में कैसे आया कि यूपी में सब बा, ऐसे ही चुनावी माहौल में एक गाना भी तैयार कर दिया आपने? देखिए, मैं आप लोगों को पहले प्रणाम करता हूं, धन्यवाद कि मैंने तैयार गाना काफी टाइम से किया था। फिर ये देखा कि ये सब लोग, बहुत सारा ये तमाशा होने लगा, सारी गद्दारियों पे लोग उतर आए, तो फिर मैंने सोचा ये गाना मैं लॉन्च कर ही दूं। मेरा मन ऐसा नहीं था, मैं बहुत व्यस्त रहा, प्रचार में, क्षेत्र में घूम रहा था। फिर ये गाना अचानक मन बनाया और कल पूज्य महाराज जी ने इस गाने को आशीर्वाद भी दिया। 4 बजे इसको कल लॉन्चिंग हुई और 6 बजे लॉन्च किया और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत वायरल हो रहा है और बहुत लोग इसको देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज ये काफी हदें पार कर जाएगा। इस तरह से एक सच्चाई वाला गाना जो सत्यता को बताते हुए और विजुअली भी है कि देखिए ये सब बात, तो उसका विजुअल भी पीछे आ रहा है, उसकी सुंदरता ये है, खाली प्रमोशन नहीं था ये, क्योंकि ये देखिए सारा कार्य हुआ है और ये आपके सामने है और उसको मैं अपने शब्दों में बयां कर रहा हूं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही रवि किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रवि किशन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बातचीत कर रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।